हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय संजीत सर पर। आज हम सब पढ़ेंगे केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 3। आप वीडियो नंबर 2 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। क्लास 12 चैप्टर 1 वीडियो नंबर 3। जानते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस के गुण। पहले बता दें अध्रुवीय आणविक ठोस किसे कहते हैं। वैसा आणविक ठोस जिनका अवयवी कण इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी द्वारा आकर्षण बल के साथ जुड़कर एक बंध का निर्माण करता है। जानते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है। अध्रुवीय आणविक ठोस वैसे आणविक ठोस जिनका अवयवी कण इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के द्वारा कमजोर आकर्षण बल के साथ जुड़कर एक ठोस का निर्माण करता है, उसे ही हम अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। अध्रुवीय आणविक ठोस के गुण। अध्रुवीय आणविक ठोस के गुण निम्नलिखित है। यह मुलायम होता है, इसका द्रव्यमान बहुत कम होता है, यह विद्युत का कुचालक होता है, यह कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में रहता है। ठीक है। ध्रुवीय आणविक ठोस। जानते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है। वैसे आणविक ठोस जिनका अवयवी कण ध्रुवीय अणुओं से मिलकर बना होता है। वैसे आणविक ठोस जिनका अवयवी कण ध्रुवीय अणुओं से मिलकर एक ठोस का निर्माण करता है, उसे हम ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। इनका गुण। ध्रुवीय आणविक ठोस के गुण निम्नलिखित है। इनका द्रव्यमाप और क्वथनांक उच्च होता है। दूसरा है सामान्य अवस्था में यह द्रव या गैस होते हैं। यह हल्का कठोर होता है। इनके अवयवी कण विद्युतीय आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। ठीक है। तीसरा है हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंधन वाले आणविक ठोस के गुण। पहले जानते हैं हाइड्रोजन बंधन वाले आणविक ठोस किसे कहते हैं। मैंने पिछले क्लास में बता दी, फिर बता देते हैं। हाइड्रोजन बंधन वाले आणविक ठोस वैसे आणविक ठोस जो हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़कर एक ठोस का निर्माण करता है, उन्हें हम हाइड्रोजन बंधन वाले आणविक ठोस कहते हैं। हाइड्रोजन बंधन वाले आणविक ठोस के गुण निम्नलिखित है। इसका द्रव्यमाप और क्वथनांक निम्न होते हैं। यह विद्युत एवं ऊष्मा का अल्पचालक होते हैं। इसका चालक ऊर्जा का मान बहुत कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाइड्रोजन बंधन बनने का आवश्यक शर्त। हाइड्रोजन बंधन बनने का आवश्यक शर्त निम्नलिखित है। यह हम बता देते हैं। केवल वही तत्व हाइड्रोजन बंधन के साथ जुड़कर हाइड्रोजन बंधन का निर्माण कर सकता है जिसका विद्युत ऋणात्मकता का मान बहुत अधिक हो और परमाणु का आकार उसका छोटा हो। यही दो है हाइड्रोजन बंधन बनने का आवश्यक शर्त, जिसका परमाणु का आकार छोटा हो और विद्युत ऋणात्मकता का मान बहुत अधिक हो। जैसे हो गया आपका ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन इत्यादि, ये सब आपका हाइड्रोजन बंधन बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एच बंधन वाला यौगिक है।
बताइए आप लोग, इसमें कौन है जो हाइड्रोजन बंधन वाले यौगिक हैं? अभी हमने बताया जिसका विद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक होता है और परमाणु आकार छोटा होता है। जैसे में आपका था नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन। तो खोजिए इसमें कौन है? आपका ये आंसर है। आपका ये आंसर है NH3। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? कौन यौगिक है जो हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? पहला NH3, दूसरा HCl और 3 नंबर है जो H2O है, उसके बाद HF है। बताइए कि कौन से यौगिक है जो हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? तो आपका आंसर HCl होगा। HCl बी नंबर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कांच को अति शीतलित द्रव्य क्यों कहा जाता है? कांच को अति शीतलित द्रव्य क्यों कहा जाता है? वैसा ठोस जिसका अवयवी कण एक दूसरे से काफी दूर दूर स्थित होते हैं। अवयवी कण जिसका मतलब हुआ अणु, परमाणु, आयन, जो भी हो। वैसा ठोस जिसका अवयवी कण एक दूसरे से काफी दूर दूर स्थित होते हैं, तो उनके कणों के बीच में रिक्त स्थान होने के कारण वायु, ताप और ऊष्मा जो होता है वह वायु द्वारा अवशोषित हो जाता है, तो इसलिए कांच ठंडा हो जाता है। तो कांच को हम लोग इसीलिए अति शीतलित द्रव्य कहते हैं, या ठंडा द्रव्य भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ठोस कठोर क्यों होता है? ठोस का जो अवयवी कण होता है वह एक दूसरे के साथ मजबूत आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं, इसलिए ठोस कठोर होते हैं। ठोस को कितनों भी आप दबाइएगा, तोड़िएगा, फिर भी वो मजबूत ही रहता है। उसका कण जो होता है काफी नजदीक होता है, जिसकी वजह से वह कठोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ठोस का आयतन नियत क्यों होता है? ठोस का जो अवयवी कण होता है वह एक दूसरे के साथ अंतराण्विक आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं या फिर जुड़े होते हैं। कितनों भी उसे तोड़ने पर वह टूट जाता है, फिर भी उसका कण नियत स्थान पे उपस्थित होता है। उसे हम इसीलिए कह सकते हैं कि ठोस का आयतन नियत होता है। ठीक है, फिर से बता दें ठोस का आयतन नियत क्यों होता है। ठोस का जो अवयवी कण होता है वह एक दूसरे से मजबूत अंतराण्विक आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं, तो बंधन तोड़ने के बाद भी उनका जो कण होता है वह अपने नियमित स्थान पर उपस्थित होता है, इसलिए ठोस का आयतन नियत होता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिस्टल या रवा। क्रिस्टल या रवा देखते हैं किसे कहते हैं। वैसे ठोस पदार्थ जिनके परमाणुओं के त्रिविम में नियमित रूप से पुनरावृत्ति होती है उसे हम क्रिस्टल या रवा कहते हैं। 3D त्रिविमीय मतलब 3D, त्रिविमीय मतलब आपका हुआ 3D। सीखो हम लोग। वैसे ठोस पदार्थ
जिसमें परमाणुओं के त्रिविम में नियमित रूप से पुनरावृत्ति होती है उसे हम क्रिस्टल या लावा कहते हैं। आप देख सकते हैं इसका जो है त्रिविम में नियमित रूप से पुनरावृत्ति हो रहा है। देखिए ये सब है। यहाँ देखिए क्रिस्टल या लावा का ये जो आप पिक्चर देखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आकाशीय जालक, स्पेस लैटिस। आकाशीय जालक किसे कहते हैं? बिंदुओं का वह प्रतिरूप जिसमें क्रिस्टल के अवयवी कण, परमाणु, अणु, आयन इन सभी का व्यवस्था को प्रदर्शित करती है उसे हम आकाशीय जालक कहते हैं। ठीक है, इनकी व्यवस्था को, जैसे परमाणु देखिए इसके इस प्रकार है इसका पिक्चर। नेक्स्ट देखते हैं जालक बिंदु। जालक बिंदु, परमाणु जिस बिंदु पर स्थित होता है उसे हम जालक बिंदु कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए परमाणु यहाँ उपस्थित है, यहाँ है, ये सब इसी को हम लोग जालक बिंदु कहते हैं और ये सब इनके बीच का बॉन्ड है। नेक्स्ट देखते हैं। इकाई सेल या एकक सेल। इकाई सेल या एकक सेल किसे कहते हैं? आकाशीय जालक का वह सबसे छोटा भाग जिसमें क्रिस्टल के परमाणुओं के त्रिविम में नियमित रूप से पुनरावृत्ति होती है और पुनरावृत्ति होने से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है उसे हम इकाई सेल या एकक सेल कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ इकाई सेल का गुण। इकाई सेल के निम्नलिखित इकाई सेल के गुण इस प्रकार हैं। इकाई सेल का जो नियत अक्षीय लंबाई होता है वह एक दूसरे के लंबवत होते हैं और दूसरा है इकाई सेल के नियत अक्षीय कोण होते हैं जिसे हम ए, बी और सी से सूचित करते हैं, नहीं अल्फा, बीटा और गामा से सूचित करते हैं। ठीक है, और तीसरा है कि परमाणुओं में क्रिस्टल में परमाणुओं के अवयवी कण जिसके कोनों पर 8 कोण होते हैं, 12 कोर होते हैं और 6 फलक होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 8 कोण है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 कोण है, 6 फलक है। एक 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और एक यहाँ, ये नहीं होता है। 1 2 3 4 5 6 ये आपका फलक है और इसमें 12 कोर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं।
इकाई सेल के प्रकार। इकाई सेल के दो प्रकार होते हैं, सरल इकाई सेल जिसे सिंपल यूनिट सेल कहते हैं, दूसरा है केंद्रित इकाई सेल जिसे सेंट्रोइड सेल कहते हैं। ठीक है। सरल इकाई सेल वैसा इकाई सेल जिसका अवयवी कण 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं उसे हम सरल इकाई सेल कहते हैं। ठीक है। और केंद्रित इकाई सेल वैसा इकाई सेल जिसका अवयवी कण 8 कोनों के अलावा अन्य स्थान पर भी उपस्थित होते हैं उन्हें हम केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रित इकाई सेल के प्रकार। केंद्रित इकाई सेल के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है। पिंड केंद्रित इकाई सेल जिसे हम बॉडी सेंट्रोइड सेल कहते हैं। सेल बॉडी सेंट्रोइड यूनिट सेल। बॉडी सेंट्रोइड यूनिट सेल कहा जाता है। दूसरा है फलक केंद्रित इकाई सेल, इन्हें फेस सेंट्रोइड यूनिट सेल कहते हैं। तीसरा है अंत केंद्रित इकाई सेल, इसे हम इंड सेंट्रो यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, पहला है पिंड केंद्रित इकाई सेल किसे कहते हैं। वैसा केंद्रित इकाई सेल जिसका अवयवी कण 8 कोनों के अलावा एक केंद्र में भी उपस्थित होता है उसे हम पिंड केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। एग्जाम्पल है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरियम, वेनेडियम, क्रोमियम, फेरस etc। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ 8 कोनों के अलावा एक केंद्र में भी उपस्थित होता है, इसे हम पिंड केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 8 कोण है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक केंद्र में उपस्थित है, इसे ही पिंड केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। इसे शॉर्ट में BCC कहते हैं। ठीक है। दूसरा है फलक केंद्रित इकाई सेल, वैसा केंद्रित इकाई सेल जिसका अवयवी कण 8 कोनों के अलावा 6 फलकों पर भी उपस्थित होता है उसे हम फलक केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं फलक में भी उपस्थित है, 1 2, चलिए हम बनाकर दिखा देते हैं। आठ कोण के अलावा 6 फलक पर भी उपस्थित होते हैं। ठीक है। यहाँ 6 फलक हो गए, तो इसे ही हम फलक केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। फलक केंद्रित इकाई सेल का देखिए एग्जाम्पल है
कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, NaCl, Ag, ये सब फलक केंद्रित है। नेक्स्ट देखते हैं, पिंड केंद्रित हो गया। अंत केंद्रित इकाई सेल, वैसा केंद्रित इकाई सेल जिनका अवयवी कण 8 कोनों के अलावा 2 विपरीत फलकों पर स्थित होता है, उसे हम अंत केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। 8 को कोण रहता है, उसमें फिर जो फलक होता है उसके विपरीत में भी स्थित होता है, उससे हम फलक केंद्रित अंत केंद्रित कहते हैं। छोड़िए, नेक्स्ट देख लीजिए प्रीवियस। यहाँ देखिए 8 कोनों के अलावा 2 विपरीत फलक पर भी स्थित होता है, जैसे कि अब देखिए यहाँ, यहाँ, या फिर यहाँ, यहाँ, या यहाँ, यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इकाई सेल में कणों की संख्या का निर्धारण। इकाई सेल में अवयवी कणों की संख्या की गणना एक समान ढंग से नहीं की जाती है, अतः इसके लिए निम्नलिखित तथ्य का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि इकाई सेल में कणों की संख्या का निर्धारण एक समान ढंग से नहीं किया जाता है। ठीक है, एक समान ढंग से नहीं किया जाता है, अतः इसके लिए निम्नलिखित तथ्य का प्रयोग किया गया है। जैसे यहाँ देखिए, बता दे आपको, प्रत्येक इकाई सेल के कोनों पर 8 अवयवी कण उपस्थित रहते हैं, जिसे 1/8 से सूचित करते हैं। दूसरा है, 2 विपरीत फलकों पर स्थित कणों को 1/2 से सूचित किया जाता है। ठीक है, सरल इकाई सेल, सिंपल यूनिट सेल, कोनों पर अवयवी कणों की संख्या। सरल इकाई सेल में कोनों पर अवयवी कणों की संख्या 1/8 से तो सूचित ही किया जाता था, और 8 कोनों पर होता है तो यहाँ पर 8 कोण पर हो जाएगा। रुकिए, आपको बताते हैं। वन बाई 8 ये तो यहाँ से में जो था उसको सूचित ही किया जाता था। देखिए, इकाई सेल में कोनों पर 8 अवयवी कण उपस्थित रहते हैं, जिसे 1/8 से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो 1/8। और सरल इकाई सेल में कोण पर कितने होते हैं अवयवी कण? 8 होते हैं। 8 से 8 कैंसल, बचा 1। फिर है, इसलिए कुल अवयवी कणों की संख्या इसका क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ हम 1 लिखते हैं। तो क्वेश्चन आएगा, सरल इकाई सेल में कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? तो आप लोग 1 लिखिएगा। कुल अवयवी कणों की संख्या 1 होती है। दूसरा है, पिंड केंद्रित इकाई सेल, BCC, बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल। इसमें कोनों पर अवयवी कणों की संख्या 1/8 से तो सूचित ही किया जाता था। इसमें भी 8 होता है, कोनों पर अवयवी कणों की संख्या से भी 8 से कैंसिल हो गया, बचा 1।
1 बचा, ठीक है। केंद्र में कणों की संख्या, देखिए केंद्र में कणों की संख्या कितनी होती है, पिंड में एक ही ना होती है, तो यहाँ हम 1 लिखते हैं। और यहाँ पर पूछ रहा है कुल कणों की संख्या कितनी होगी, पिंड केंद्रित में कुल कणों की संख्या, तो यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, कुल को हम लोग जोड़ देते हैं। 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो क्वेश्चन आएगा पिंड केंद्रित इकाई सेल में कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग लिख दीजिएगा या फिर बोलिएगा। पिंड केंद्रित इकाई सेल में कुल अवयवी कणों की संख्या 2 होती है। नेक्स्ट देखते हैं फलक केंद्रित इकाई सेल, FCC इसको शॉर्ट में बोलते हैं। कोनों पर अवयवी कणों की संख्या, ये तो आप जानते हैं 1/8 से सूचित किया जाता है, और 8 होता है कोनों पर। 8 से 8 कैंसल हो गया, बच्चा 1, यहाँ पे 1 रह गया। फलकों पर अवयवी कणों की संख्या फलक केंद्रित इकाई से क्या होता है, जिसका 8 कोने के अलावा 6 फलकों पर भी स्थित होता है अवयवी कण, उसी को फलक केंद्रित इकाई सेल कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ फलक पर अवयवी कणों की संख्या 6 होती है ना, 6 गुना 1/2, 3 बार में कट गई, यहाँ पे 3 लिखेंगे। फिर यहाँ पूछ रहा है कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी, आइए जोड़ देते हैं। 1 + 3 क्या हुआ, 4। पूछेगा फलक केंद्रित इकाई सेल या फिर FCC में कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग 4 बताइएगा कि फलक केंद्रित इकाई सेल में FCC में कुल अवयवी कणों की संख्या 4 होती है, ठीक है। फिर देखते हैं अंत केंद्रित इकाई सेल, इसको हम ECC बोलते हैं शॉर्ट में। तो अंत केंद्रित इकाई सेल में कोनों पर अवयवी कणों की संख्या, ये तो 1/8 से सूचित किया जाता है और 8 होता ही है, कोनों पर तो 8 होता है, ठीक है। फलकों पर अवयवी कणों की संख्या जानते हैं, पहले अंत केंद्रित इकाई सेल क्या होती है, तो अंत केंद्रित इकाई सेल वैसा केंद्रित इकाई सेल जिसका अवयवी कण विपरीत 2 फलकों पर स्थित होती है, उसी को हम लोग अंत केंद्रित इकाई सेल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए फलकों पर अवयवी कणों की संख्या, तब फलक पर पूछ रहा है तो 2 है, और फिर 1/2 से सूचित किया जाता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 हुआ, ठीक है। यहाँ भी 8 से 8 कैंसिल हो गया, यहाँ भी 1 है। पूछ रहा है कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी, 1 + 1 = 2 हुआ। तो क्वेश्चन आएगा अंत केंद्रित इकाई सेल या फिर ECC में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग 2 बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्रिस्टल तंत्र, क्रिस्टल सिस्टम इसको बोलते हैं इंग्लिश में। क्रिस्टल तंत्र क्या है जानते हैं, क्रिस्टल के समूह को क्रिस्टल तंत्र कहते हैं, ठीक है। यह मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं। यह मुख्यतः 7 प्रकार का होता है और इनकी लंबाई को हम लोग A, B और C से सूचित करते हैं तथा इसके कोण को अल्फा, बीटा और गामा से हम सूचित करते हैं, ठीक है।
देखते हैं नेक्स्ट है 7 प्रकार के क्रिस्टल के लिए सारणी। पहला है क्रिस्टल तंत्र, नहीं इसमें बताना है इसको अंडरलाइन कर देते हैं। यहाँ पे क्रम संख्या लिख दे रहे हैं, ठीक है। पहला है घनाकार। घनाकार में लंबाई तीनों के इक्वल होती है और कोण भी 90 डिग्री के बराबर होता है। अल्फा बीटा गामा तीनों कोण जो है 90 डिग्री के बराबर होता है। और इसमें इसका जो एग्जाम्पल है KCl, NaCl, ZnS, Au। दूसरा है चतुष्कोणीय। इसमें देखिए लंबाई A जो है A बराबर होता है B के, लेकिन B इज नो इक्वल C होता है। इसमें C B के बराबर नहीं होता है। फिर है अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल 90 डिग्री, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है SnO2, Ti, Sn, TiO। तीसरा है ऑर्थोरम्बिक। इसमें देखिए इसकी लंबाई तीनों एक दूसरे के विपरीत होती है, इक्वल नहीं होती है, ठीक है। तीनों A B के बराबर नहीं होता और B C के बराबर नहीं होता है। इसका जो कोण है अल्फा बीटा और गामा सब 90 डिग्री, अल्फा बराबर बीटा होता है, बीटा बराबर गामा और गामा बराबर 90 डिग्री। इसका एग्जाम्पल है CaCO3, KNO3 और PbCO3। चौथा है एकांताक्ष। इसकी भी लंबाई इक्वल नहीं होती है, लेकिन इसमें इसके जो कोण होता है अक्षीय कोण अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, लेकिन बीटा इज नो इक्वल 90 डिग्री। अल्फा बीटा के बराबर होती है और बीटा गामा के बराबर होती है, लेकिन बीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल है एकांताक्ष गंधक, ठीक है। C कॉपर सल्फेट और 2H2O। फिर है पांचवा त्रिंताक्ष। त्रिंताक्ष है, इसकी जो अक्षीय लंबाई है A B के बराबर नहीं होती, B C के बराबर नहीं होती है। इसके अक्षीय कोण भी इक्वल नहीं होता है, लेकिन गामा इक्वल 90 डिग्री होता है। इसका एग्जाम्पल है K2 Cr2O7 5H2O, देख सकते हैं। फिर है छठा है षष्ठकोणीय। इसमें जो है अक्षीय लंबाई A जो है B के बराबर होती है, A बराबर B होती है, लेकिन B बराबर C नहीं होती है। इसका अक्षीय कोण है अल्फा बराबर बीटा होता है और बीटा बराबर 90 डिग्री, बट लेकिन गामा बराबर 120 डिग्री होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड, सिलिकेट। सातवां है समांतर अष्टफलक। इसमें देखिए अक्षीय जो लंबाई है A बराबर B होती है, B बराबर C होती है और अल्फा बराबर बीटा, बीटा बराबर गामा, ये सब अक्षीय कोण जो है इक्वल होता है। इसका है उदाहरण HGS। इसको हम लोग HGS को सीने बार भी बोलते हैं और CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है और Sb है, ठीक है। तो ये है हमारा सात प्रकार के क्रिस्टल के लिए सारणी है। यही हमारा 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र है। ब्रिवेश जालक, जानते ब्रिवेश जालक क्या होता है? 1848 ईस्वी में ऑगस्टे ब्रिवेश ने ज्यामितीय अध्ययन के आधार पर उन्होंने बताया था कि
7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र के लिए कुल 14 प्रकार के त्रिविमीय जालक होते हैं, जिन्हें हम विनिर्देश जालक कहते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे 14 प्रकार के हैं ना, यहाँ आप गिन के भी देख सकते हैं। कौन किसके साथ है ये भी आप देख सकते हैं। सिंपल क्यूबिक, सिंपल यहाँ पर मिल रहा है, ये और ये एक है, फिर ये और ये भी। इसमें सबसे ज्यादा है जो ऑर्थोरंबिक का प्रकार है, प्रकार नहीं है, ऑर्थोरंबिक की संख्या सबसे अधिक है इसमें। देखिए ऑर्थोरंबिक 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 4 ऑर्थोरंबिक है, ठीक है। बाकी सब 3-2 ऐसे ही हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज भर के लिए इतना ही।